नमस्कार साथियों, मैं वैभव फिर से आपका एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने डीआई पढ़ना शुरू किया था। पहली क्लास हमने बेसिक की ली थी, जिसमें हमने बेसिक जानकारियां जानी थी उसके बारे में। दूसरी क्लास हमने थोड़े अच्छे लेवल के सवालों की ली थी, जिसमें जो है हमने डिजिटल सम का यूज़ देखा, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ देखा कि हम कैसे सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर सकते थे। आज ये क्लास 3 है इसकी। कल एक और क्लास होगी टेबल की, उसके बाद हम लाइन ग्राफ और बार ग्राफ लेंगे। अभी क्या है कि टेबल से जो भी सवाल आएगा वो आपका बच नहीं पाएगा, आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर रहे होंगे। और कल हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर पैट में जो आई हुई हैं टेबल वगैरह वो लेकर देखेंगे, फिर देखेंगे हम कितने आसानी से उन सवालों को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज के सवाल से हम शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होता है जब भी हम देखते हैं किसी टेबल को, तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं कि भाई पूछ क्या रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है, 5 वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। मतलब ये वर्ष हैं हमारे, ये 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005, ठीक है। और ये दे रखे हैं मुझे कॉलेज ए बी सी डी ई एफ, और ये इनके स्टूडेंट्स हैं। इतने प्रतिशत लोग पास हुए, ये प्रतिशत दे रखा है, ध्यान रखना। 76% ये कह रहा है ना प्रतिशत, तो ये प्रतिशत है। अगर मान लो 76% लोग पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 24%, क्योंकि 100% लोग होते हैं क्लास में। बस उसी तरीके से हमें सवालों को आगे देखना है। चलो पहला सवाल देखते हैं हम अपना। पहला कह रहा है यदि वर्ष 2005 में बी में 3650 छात्र हों, 3650 छात्र टोटल हों, तो वी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे। ऑप्शन आपको मैं लिख दे रहा हूं, ऑप्शन से हमें खेलना है। 593, 657, 583 और 625, ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम बी में जाएंगे। हम बी में देखेंगे कि 2005 में कितने बच्चे हमारे पास हुए। ये 2005 है और ये बी में कितने बच्चे पास हुए हैं सर, 82% बच्चे, क्योंकि ये प्रतिशत दे रखा है हमें। हमारे पास ओवरऑल 100% बच्चे होते हैं, उसमें से 82% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे सर, 18%। अच्छा, ये जो मान मुझे दे रखा है 3650, ये मतलब टोटल की वैल्यू दे रखी है। उसने कहा है कि बी में अगर टोटल इतने छात्र हो तो फेल कितने हुए हैं, तो ये 3650 है। ये मेरा मान कितने का है, 100 का, क्योंकि 100% होते हैं बच्चे एक क्लास में। और मुझे 18% का मान बताना है, क्योंकि 18% ही मेरे बच्चे फेल क्लास में हुए हैं, क्योंकि पास 82% हुए हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं क्या इस कैलकुलेशन को करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने आपको बता रखा है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने देखा 8 और 1 9, डिजिटल सम 9 बन गया। 9 से मैं किसी भी संख्या को गुणा करूंगा तो वो अपना डिजिटल सम क्या बना लेगी, डीएस क्या बना लेगी, 9। तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम मेरा 9 बन रहा है। मैं गया ऑप्शन के पास, ये 9 खत्म, 5 और 1 8 है डीएस, ये आंसर नहीं है। ये देखो आप, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 2, 7 और 2 9, इसका डीएस बन रहा है, ये मेरा आंसर होगा। अगला चेक करता हूं, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6 और 1 7 डीएस, जो कि नहीं है मेरा आंसर। 6 7 8 5 13, 13 का डीएस आ गया 4, मेरा आंसर ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 9 बन रहा था, वो मेरा आंसर था। ठीक है, अगर डिजिटल सम नहीं आता आपको तो आप जाके उसकी वीडियो देख कर आओ, जो मैंने करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वो जरूर देख के आना। तो इस सवाल को हमने सेकंडों में सॉल्व कर लिया, हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ी। सिर्फ इस 18 से मैंने इस सवाल का आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखेंगे। और यदि आपको डिजिटल सम नहीं आता तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है सॉल्व करना, कोई इतना भी बड़ा खेल नहीं है, बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे अब हम। आप जितने भी सवाल हमारे पास आते हैं, जैसे एक टेबल से 5 सवाल आते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम हम 3 सवाल तक भी अपने डीएस से सॉल्व कर लेंगे। अगर 2 सवाल हमारे डीएस से नहीं बन पाए तो हम उन्हें वैसे सॉल्व कर लेंगे। जो हमने समय अपना डीएस लगाकर सवालों में बचाया है बाकियों में, वो हम इधर दे देंगे अपना। ठीक है, तो 5 के 5 सवाल बहुत आसानी से टाइम के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, दूसरा सवाल कह रहा है वर्ष 2002 में कॉलेज ई से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों से अनुपात। 2002 में ई से आप समझने की कोशिश करो। मेरे पास ई में कितने प्रतिशत छात्र होंगे, टोटल 100% छात्र होंगे, हमेशा ही हर किसी क्लास में 100% होंगे। तो 2002 में गया मैं, 2002 के वर्ष में मैंने ये देखा ई में मेरे कितने प्रतिशत बच्चे, क्योंकि ये देखो ये हमें दे रखा है उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कि 76% लोग मेरे क्या हुए हैं, उत्तीर्ण, पास। 100% लोगों में से मेरे 76% लोग पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे। आपने कहा सर 100 में से 76 घटा दिया, 24%। मुझे इन्हीं का क्या पूछा है, अनुपात। 76 ये तो हो गए हमारे पास वाले, इनका अनुपात बताना है फेल वालों से, जो कि मेरे 24 हैं। ठीक है, अब मैंने इसको 4 से अगर काटा तो ये 19:6 आ गया, ये मेरा क्या आ गया, आंसर। ठीक है,
तो कितना इजी सा सवाल था, बहुत आसानी से हम बना पा रहे होंगे। आपको बहुत इजी सवाल लग रहे होंगे ये, क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं हर डीआई में ना, जो भी आपसे पूछा जाएगा उसमें 2 सवाल अगर हार्ड मतलब कि थोड़े अच्छे लेवल के हैं तो 3 जो होंगे बचे हुए बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के होंगे। आपको सिर्फ समझनी है, टेबल समझना सबसे बड़ा काम है। टेबल समझ में आ गई तो सवाल बहुत आसानी से बनते चले जाते हैं। टेबल नहीं समझ में आती तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल कह रहा है, यदि वर्ष 2003 में कॉलेज ई तथा एफ के छात्रों की संख्या 2003 में उसने ये कहा कि आपके ई में जो छात्र हैं वो 2800 हैं और एफ में जो छात्र हैं टोटल वो 2250 हैं, ठीक है। तो कॉलेज ई तथा एफ से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अनुपात, इससे भी पास होने वाले छात्र और इससे भी पास होने वाले छात्रों का क्या बताना है, मुझे अनुपात बताना है। ये मेरा सवाल कह रहा है। अच्छा, ऑप्शंस मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, 216 अनुपात 217, 327 अनुपात 341, दे रखा है आपको 423 अनुपात 485, एक लास्ट दे रखा है आपको ऑप्शन 539 अनुपात 540, ठीक है सर, ये आपको दे रखा है। अच्छा, देखते हैं सवालों में। भाई टोटल जो छात्र दे रखे हैं मेरे पास 2800 दे रखे हैं। पहले मैं 2003 में जाता हूं, ई के 2003 में गया, मैंने देखा ई मेरा ये है, 77% लोग मेरे पास हुए हैं। 100% टोटल लोग होते हैं, जिसमें से 77% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 23%। ठीक हो गया बात। अब मैं एफ के जाता हूं, एफ में भी 100% लोग रहे होंगे टोटल। उस टोटल में से 2003 में मेरे एफ में कितने प्रतिशत लोग पास हुए हैं, 96% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 4% फेल हुए होंगे। मुझसे उन्होंने पूछा है कि ये जो पास है, ई के भी पास और एफ के भी जो पास वाले हैं, इनका मुझसे अनुपात पूछा है। अब मुझे क्या बताना है भाई, 2800 मेरा कितने का टोटल स्टूडेंट्स है ना, तो वो 100 की वैल्यू, मुझे किसकी वैल्यू बतानी है साहब, जो मेरे पास है 77 का मान, ठीक है। इसका अनुपात मुझे बताना है भाई, 2250 मेरे टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो कितने के मान होंगे, टोटल का मतलब 100% का मान होगा। मुझसे पूछा कितने का है, पास का, तो पास कितने हैं इसमें मेरे 96। ये सिनारियो बन गया, ये यहां से ये कैंसल आउट हो गया। मेरा जो सवाल बना ये बना ये अनुपात 2250 गुणा 96, ये सवाल बन गया। अब आप कैसे करेंगे इस सवाल को, क्या सॉल्व करेंगे। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने बैठ गए आपका समय बर्बाद होगा। मैं ऐसे नहीं करता, मुझे डिजिटल सम आता है। मैंने देखो 9 ढूंढना होता है, मुझे तो 9 बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने देखा 5, 6, 7, 8, 9, इसका डिजिटल सम 9 बना। अगर मैं 9 को किसी भी संख्या से गुणा करता हूं तो वो डीएस क्या बनाती है, 9। मैं ये बात क्यों कहता हूं, मैंने आपको समझा रखा है, लेकिन एक बार और बता देता हूं। जैसे 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3, 9 गुणा 4, डॉट ऐसा करके 9 गुणा 10, इस तरीके से ले लो। 9 से जब मैंने 1 को गुणा करा 9 आया, 18, 27, 36 और 9 से 10 को करा 90। आप इसके अंकों का योग देखो, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। हैंस प्रूफ कि जब भी कभी 9 से मैं किसी संख्या को गुणा करता हूं वो डिजिटल सम उसका क्या बन जाता है, 9। तो बन गया 9। अब मैं देखूंगा अनुपात से जो इधर वाली संख्या होगी उसमें से किसका डिजिटल सम मेरे ऑप्शंस में से 9 बन रहा है। अच्छा देखो, इधर भी चेक कर लो, हो सकता है इधर भी कोई 9 बन रहा हो, तो इस 9 से ये 9 कट जाए। इधर मैंने देखा तो 8 और 1 10, 1 बन रहा है, और 7 और 7 14 का मतलब 5 बन रहा है, तो इधर तो कोई भी 9 नहीं बन रहा जो कट जाए। तो मुझे देखना है कि अनुपात से जो इधर वाली संख्या है उसमें किस में डिजिटल सम मेरा 9 बन रहा है, कौन सी वाली में, इधर वाली में। मैंने देखा इसका 7 2 9 1, इसका डिजिटल सम 1 है, ये आंसर नहीं है। 4 3 7 और 1 8, इसका डीएस 8 है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 8 5 13 और 4 17, 17 का 8 डिजिटल सम बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 5 और 4 9, इसका डीएस मेरा 9 बन रहा है, यही मेरा आंसर है। मैं इसको सॉल्व नहीं करता। बाई चांस क्या होता कि आपको इधर 2 ऑप्शन के डिजिटल सम 9 मिल जाते, फिर क्या करता मैं, फिर मुझे यहाँ 77 दिख रहा है। 77 में क्या छुपा हुआ है, एक अभाज्य संख्या 11, क्योंकि 11 गुणा 7 ही होता है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। यदि 11 एक अभाज्य संख्या है वो किसी से भी नहीं कटेगी 11 के अलावा। तो मैं क्या करता, मैं ऑप्शन में जाता, इधर देखता कि कौन सा मेरा जो है 11 से कट रही है। तो मैं देखूंगा भाई, मैंने आपको बताया था जैसे अगर ए बी सी अगर मुझे दे रखा है और ये पूछा गया कि 11 से कटती है नहीं कटती, तो मैं इन दोनों का योग a प्लस सी और इसका अंतर बताऊंगा सी से। अगर वो 0 या फिर 11 आता है तो वो संख्या 11 से कटती है। यहाँ देखो 6 और 2 9, सॉरी 6 और 2 8 में से 1 गया, क्या बचा 7, ये भी संख्या 11 से नहीं कटती। 7 3 10, 10 में से 2 गया 8, ये भी संख्या नहीं कटती। 4 3 7 में से 2 गया 5, ये भी संख्या नहीं कटती। 5 और 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 में से 3 गया 11, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटती है। 11 आना चाहिए या फिर 0, वही संख्या 11 से कटती है। तो यदि इधर की साइड मुझे 2 ऑप्शन का डिजिटल सम 9 मिल जाता तो मैं इधर वाला चेक कर लेता इस 11 से, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं करता, मैं
कैलकुलेशन करके अपना समय बर्बाद नहीं करता, ठीक है ना। तो अब हम अगला सवाल देखेंगे, मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। और यदि आपको इस तरीके से नहीं आता है, डिजिटल सम आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वीडियो देख कर, नहीं समझ में आता तो अपनी कैलकुलेशन कर लो सर, ये 2800 की 77 से और ये 2250 की 96 से, और उसका अनुपात निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है सर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि किस कॉलेज में औसत उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक है, अधिकतम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ई, डी, ए और सी, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें से आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब औसत जो उत्तीर्ण प्रतिशत है उसका औसत सबसे ज़्यादा है। मैंने आपको क्या बताया है, औसत बराबर क्या होता है सर, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं औसत निकालूंगा मुझे पता है कि प्रेक्षणों की संख्या हर किसी में कितने हैं, देखो आप खुद देख लो, किसी भी कॉलेज में चले जाओ आप, जब आप किसी में भी जाओगे 1 2 3 4 5 प्रेक्षण हर किसी में है। तो मतलब जब ये संख्या मेरी समान है तो क्या इससे मेरा पता चलेगा, मुझसे वैल्यू थोड़ी पूछी है, मुझसे तो वो पूछा है कि किस में सबसे ज़्यादा है। तो कि सबसे ज़्यादा जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है नहीं, जिसका योग सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रेक्षणों की संख्या तो सभी में समान है। अगर मैं 681 यहाँ पे आता है उसे 5 से भाग करूँ, यहाँ 781 आता है उसे 5 से भाग करूँ, यहाँ 881 आता है उसे 5 से भाग करूँ, यहाँ पे 981 आ गया उसे 5 से भाग करूँ, तो किसका औसत सबसे ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि ये 981 इसका योग सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं सबको 5 ही से तो भाग कर रहा हूँ, अगर यहाँ 5 से 6 से 7 से इस तरीके से करता तो बात अलग थी। जब मैं सभी को 5 से भाग कर रहा हूँ तो जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा। तो मैं इस बात से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबका एवरेज निकाल के नहीं देखना, आपको सिर्फ उसका योग निकालना है, जिसका योग सबसे ज्यादा उसका औसत सबसे ज्यादा होगा और वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो एक चीज थी, आपने समझ ली होगी। तो मुझे औसत निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार औसत मतलब सबका योग करके उसे 5 से भाग करके औसत नहीं निकालूंगा, मैं योग निकालूंगा, जिसका योग सबसे ज्यादा होगा उसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा और वही मेरा आंसर होगा। सबसे पहले मैं ई देखता हूं कि भाई मेरे ई में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं प्रतिशत। तो सबसे पहले बस योग वाली बात है, आपको योग करना है, समझने की कोशिश करो। 7 सबसे पहले ये 8 6 7 2 4 इनको बिल्कुल भूल जाओ, इन्हें 0 समझ लो आप, ठीक है ना। मैं जोड़ने का तरीका बता रहा हूं आपको, 70 70 70 7 या 21 210 ये हो गए, 8 दूनी 16 160 ये हो गए। अब मैं लूंगा इनको 8 और 6 14 7 4 11 12 और 13, बस जोड़ लो, 4 3 7 6 7 8 और 1 9 और 2 और 3 397 ये आ गया, ठीक हो गई बात। अच्छा ये आ गए हमारे ई के, ठीक। अगला ऑप्शन मेरे पास डी है, डी के देख ले रहा हूं मैं, डी का कितना योग बनेगा। डी देखो यहां से योग करो, पहले 9, पहले तो देखो 8 8। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, जैसे ये 92 है, इस 92 में से मैं ना 1 निकाल के इस 7 को दे दूंगा तो वो 8 बन जाएगा। तो सारे ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 चौक कितना हो गया 32 320, ये डन हो गया। अब मैं ये लूंगा, देखो 2 6 7 8 8 4 12 12 और 9 21, ये आ गया 21, ओवरऑल कितना हो गया 341, ठीक है सर। अच्छा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, ए। अब मैं ए का चेक करूंगा, जब मैं ए का चेक करने गया तो वो उसी तरीके से मैंने करना है, 7 दूनी 14 140, 8 दूनी 16 160 और 90 तो ये है ही है, प्लस 6 7 8 9 9 और 5 14 15 16, बस जोड़ दो, 6 9 20 का 0 हासिल बचा 2 406, मेरा ए का आ गया 406। अब ऑप्शन बचा सी, सी में भी मुझे योग करना है, इसी तरीके से करो, 9 दूनी 18 9 27 270, 8 दूनी 16 160। अब देखो 8 6 14 14 14 और 6 कितने होते हैं सर 20 और 1 21, बस इसको जोड़ दो, 7 6 13 14 15 का 5 हासिल 1 2 3 और 1 4 451 450 बन। अब आपको बताओ किसका योग सबसे ज्यादा था, सर सी का योग सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा और यही मेरा क्या होगा आंसर। सी हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक ये मिस्टेक हो गई यहाँ 341 में, ये वाला 100 हमने छोड़ दिया था डी में जोड़ने से, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 440 बन आ जाएगा, 440 बन आ रहा है, स्टिल हमारा आंसर 450 बन ज्यादा है, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं, क्या कहता है हमारा अगला सवाल। तो हमें एवरेज नहीं निकालना बार बार सबका, हमें तो योग देख लेना है, जिसका योग ज्यादा होगा उसका एवरेज भी सबसे ज्यादा होगा, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है वर्ष 2005 में कॉलेज ए से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 में, सर 2005 में पिछले वर्ष की तुलना मतलब 2004 की तुलना में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपने देखा 2004 में हमारे ए में 85 व्यक्ति पास हुए थे और अब कितने हो गए, 92% व्यक्ति पास हो रहे हैं। तो आप बताओ 85 से 92 जाने में कितने प्रतिशत बच्चे ज़्यादा पास हुए जी, 7 बच्चे ज़्यादा पास हुए। कितने से, 85 से और गुणा 100। बस ये निकालना है आपको। अब करनी है हमें कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास 8.24, अगला ऑप्शन 7.61, अगला ऑप्शन 9.05, अगला ऑप्शन 6.36 ये दे रखा है। देखो इसमें आपसे पूछा है लगभग मान, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब भी कभी मैं अभाज्य संख्या से भाग करता हूं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती मेरी कभी भी। तो जहां एग्जैक्ट वैल्यू ना हो वहां पे आप डिजिटल सम बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि डिजिटल सम वेरी कर सकता है। हमें वहां डिजिटल सम लगाना है जहां हमारी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट हो। तो जब भी मैं किसी, जैसे मान लो 1/17 है, तो 17 से, या फिर कोई भी एक संख्या ले लो जिसे हमें 17 से भाग करना है, तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी उस चीज की, क्योंकि नीचे अभाज्य संख्या है। तो यहां आप डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 100/3 क्या होता है, तो आपने कहा 33 से 1/3, या फिर इस तरीके से करो 3.3333, इस तरीके से आता चला जाएगा। तो क्या इसमें डिजिटल सम लग पाएगा? आप बताओ। अगर ऑप्शन में आपको इतना दे दिया तो ये, इतना दे दिया तो अलग, इतना दे दिया तो अलग, तो हर बार अलग अलग वैल्यू होगी। तो हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर आपको नीचे अभाज्य संख्या मिले और लगभग में मान दिया हुआ हो तो वहां पर डिजिटल सम नहीं लगाना है। अच्छा, यहां तो बहुत ईजी सा है। देखो यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 6 दे रखा है। तो मैं तो बहुत इजीली क्या करूंगा, 85 से भाग ही करके देख लूंगा ना। जो एक ही बार भाग जानी है वही मेरा आंसर दे देगी, क्योंकि सबके मान अलग अलग हैं। तो मैंने सबसे पहले ऑप्शन 8 दिख रखा है, तो मैं 8 से ही देखता हूँ। 8 पंजे 40, 4 8 8 64 और 4 68, 680 आ गया। इसका मतलब 20 बच रहा है। 8 ही पहली संख्या होगी। 9 से गुणा करूंगा इसको मैं तो ज्यादा हो जाएगा, 7 से गुणा करूंगा तो कम रह जाएगा। 8 ही से करना है और यही मेरा आंसर है। तो ये अप्रोक्सीमेशन से लग गया। मैं पूरी नहीं करूंगा, मेरे पास जो ये ऑप्शन दिए हुए होते हैं मुझे इससे खेलना है, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है। मुझे बहुत आसानी से मैं इस तरीके से कर लूंगा। बहुत पहले अगर 7 ऑप्शन दिया होता तो मैं 7 से चेक करके देखता, फिर 8 से चेक करके देखता। अगर मैं 9 से इसको चेक करके देखूंगा ना, 9 बार, तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, 700 से ज़्यादा हो जाएगा, भाग नहीं जा पाएगी। सिंपल सा सवाल था, मुझे लगता है आ गया होगा आपको। बस एक सिंपल सी ऑप्शन से खेलना है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक काम करते हैं, हम अगली टेबल लेंगे, देखते हैं अगला सवाल। तो सबसे पहले अब इस सारणी को हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद हम सवालों पे चलेंगे। विगत वर्षों में 6 कंपनियों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि दी हुई है हमें, ठीक है, कि इतने इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे 1999 में ना कोई चीज़ हमारी 100% थी, जो कि 25% की वृद्धि, जैसे मैंने पी ले लिया, तो 25% की वृद्धि के बाद 2000 में कितनी हो गई होगी सर? 125% कोई चीज़। ये चीज़ इसमें हमें दे रखी है। तो ये हमारे पास प्रतिशत वृद्धियां हैं, ना कि पूरा टोटल यूनिट वैल्यूज नहीं है। ये टोटल यूनिट अगर 100% है तो इसमें 25% की वृद्धि लगकर 125% वो चीज़ हो गई होगी। ये चीज़ हमें दी हुई है। हम क्या करते हैं, अब सवाल पढ़ते हैं अपना। अच्छा, पहला सवाल कह रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में 2001 में कंपनी आर के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अच्छा, आर की उत्पादन में 2001 की तुलना में, ठीक है। अच्छा, देखते हैं अब हम 2001 से पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना लगानी है, मतलब कि 2000 से 2001 में आने पर हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। आपको पता है, हम आर में गए, हमने देखा कि 2000 में मुझे 20% की वृद्धि मिल रही थी और 2001 में मुझे कितने प्रतिशत की वृद्धि मिल रही थी? 45% की। मैंने इनका रेशियो निकाला, तो 5 से 4 बार काटा, 5 से 9 बार काटा। अब बताना आप कितनी वृद्धि मिली है। आपने कहा सर 5 की वृद्धि मिली है, और मिली कितने से है? 4 से, क्योंकि पिछले वर्ष से ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम। तो 4 से वृद्धि मिली है, गुणा 100 बराबर 125%। इस सवाल का क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा सवाल था कि भाई यहां से यहां जाने में मुझे कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो मैंने देखा भाई 4 से 9 हो गई कोई चीज मेरी, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब मुझे 5 की वृद्धि मिली है। और किससे कंपैरिजन? जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे नीचे लगता है, गुणा 100, तो इतना हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम। अगला सवाल कह रहा है, वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2003 में कंपनी यू के उत्पादन में कितने प्रतिशत अंतर है? कंपनी यू के उत्पादन में 2000 और 2003 है मेरा ये। अब खुद देख लो कितने प्रतिशत का अंतर है। भाई कोई एक चीज मेरी 1999 में कितनी होगी? 100% होगी नहीं होगी? वो क्या हुई? 2000 आते आते उसमें 45% की वृद्धि देखने को मिली है। तो वो मेरी संख्या कितनी हो गई होगी? 145 हो गई होगी। 45% की वृद्धि हो गई। वही अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि 2000
3 में मेरी वो चीज़ कितनी हो जाती, तो आपने देखा कि वो 55% की वृद्धि लेकर वो चीज़ 155% हो जाती मेरी, अगर मैं 2003 में यहाँ से वृद्धि लेता तो आपने देखा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। अंतर अगर मैं बताऊं दोनों में तो कितने प्रतिशत का अंतर आ रहा है, 10% का। ठीक है, आपसे यही सवाल में पूछा है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि विगत वर्षों में किस कंपनी के उत्पादन में औसत प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। औसत प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। आपको ऑप्शन दे रखे हैं UTSQ। ठीक है, अब इसी तरीके का सवाल हमने लास्ट भी पढ़ा है। हमें क्या है, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, लास्ट भी हमने पढ़ा है अभी, बटे प्रेक्षणों की संख्या। आपने देखा कि भाई संख्या तो सब में एक ही है। ये देखो आपको 6 वर्ष दे रखे हैं तो 6 6 6 बटे में सबके 6 ही 6 आएगा। तो इस 6 से तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे एवरेज की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है मुझसे तो ये पूछ रहा है किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका योग सबसे ज़्यादा होगा उसी का एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगा। वही वाला एग्जाम्पल आप ले लो, जहाँ पे अगर 6 दे रखा है, यहाँ पे अगर 6 दे रखा है, तो इससे थोड़ी वैल्यू है, जिसका योग ज़्यादा और उसी का एवरेज ज़्यादा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे एवरेज देखेंगे इस चीज़ों का, सॉरी एवरेज नहीं निकालेंगे, हम योग देखेंगे, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी ज़्यादा होगा। सबसे पहले हमने यू में देखा कि ओवरऑल कितनी वृद्धि हमारी यू में हुई है, तो हमने देखा ये एडिशन करना है, तो आप देखो 4 80, मैं इसको नहीं जोड़ता पहले, मैं पहले इधर से जोड़ता हूँ, इनको जीरो बना के चलता हूँ। 40 80 हो जाएगा, 100 150 160 और 20 180। अब जोड़ूंगा मैं 5 5 10 5 15 और 5 20, तो ये ओवरऑल हो गया 200। तो यू आ गया मेरा सर 200। ठीक है, अच्छा टी का योग देखूंगा मैं, तो इसी तरीके से करूंगा, 4 5 6 7 8 9 9 और 5 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 का मतलब 210। अब हम जोड़ेंगे ये 5 5 10 5 15 5 20 5 25, तो ये ओवरऑल हो गया 235। ठीक है सर, अच्छा अगला ऑप्शन एस दे रखा है, एस को जोड़ लेते हैं हम। 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 190, तो ये हो गया 5 5 10 5 15 15, ये हो गया ओवरऑल हो गया 205। ठीक है, अगला कौन सा ऑप्शन दे रखा है, क्यू, तो अब हम क्यू देखेंगे। 5 3 8 8 और 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 250 ये हो गया। अच्छा 5 और 5 10 ये हो गया, ये कितना हो गया 260। अब बताइए आप, एक 260 है, एक 205 है योग, एक 235 और एक 200 है। सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आप खुद ही देख रहे होंगे कि सर जो आपका क्यू है उसका योग सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक वृद्धि जो की है हमारे ओवरऑल एवरेज वृद्धि वो किसने की होगी, क्यू ने की होगी। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है सर, अब हम अगला सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जब आपका ऑफलाइन पेपर होगा तो आपको मिटाना नहीं है, हो सकता है आने वाला कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जिसमें इन योगों की आपको फिर से ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अच्छा अगला सवाल देखते हैं अपना क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कंपनी एस का वर्ष 2001 में उत्पादन 265000 है, तो 2002 में इसका उत्पादन बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3440 यूनिट, 7750 और दे रखा है आपको 430000 और आपको देखा 370000। ये मेरे पास ऑप्शन है और ऑप्शन से मुझे खेलना है। मुझे ये जो दे रखा है ना, कंपनी एस का 2001 का उत्पादन दे रखा है। भाई एक बात बताओ, मैंने तो ये समझा कि मेरा 2001 में 100% का उत्पादन रहा होगा, जो 2002 में बढ़कर कितना हो गया होगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि मिल जाएगी मुझे एस में, 35% की। तो मेरा उत्पादन कितना हो गया होगा 135%। 2001 में मुझे उत्पादन कितना दे रखा है 265000 और ये कितने का वैल्यू है मेरा 100% का, मुझे कितने का पूछा है 135 का पूछा है। तो अब क्या मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख गया 5 3 8 और 1 9। अब 9 डिजिटल सम किसी भी डिजिटल सम से गुणा करेगा तो वो डीएस क्या बनाएगा अपना 9। मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा कौन से ऑप्शन का मेरा डीएस 9 है। मैंने इसका देखा 7 डीएस है, ये आंसर नहीं है। इसका देखा 7 7 14, 14 का मतलब 5 और 5 3 15 और 3 18, इसका 9 डीएस है, यही मेरा आंसर है। 4 3 7 डीएस, ये भी आंसर नहीं है। 7 3 10 1 डीएस, ये भी मेरा आंसर नहीं है। कितना इजी तरीके से हमने कर लिया इसको डीएस से। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अब हम सॉल्व अगर करना हो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई इतना भारी सवाल नहीं था। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया, वर्ष 2000 में कंपनी टी का उत्पादन, वर्ष 2000 में आपको कंपनी टी का उत्पादन दे रखा है सर 35500 यूनिट। ठीक है, आपसे पूछा है कि 2001 में, सेम वही वाला सवाल है जो लास्ट था, 2001 में उसका उत्पादन बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 514750,
62570 और 715670, इसी तरीके से ऑप्शन होंगे, आपको इन्हीं से चेक कर लेना। अच्छा, ये दे रखा है, तो वही वाली बात है। देखो 2000 में मैंने एक चीज मानी कि मेरे 100% थी। 2001 में मुझे कितने प्रतिशत की वृद्धि मिल गई? टी में मुझे 2001 में आते आते वृद्धि मिल गई 45% की। तो मेरी जो चीज हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी? 145%। जो ये मेरा मान दे रखा है, ये कितने का मान है मेरा? 100 का, क्योंकि ये 2000 में इतना था और मेरा बढ़कर कितना हो गया? 145। इसका मुझसे मान पूछा है। तो बस क्या मैं करूंगा इस सवाल को सॉल्व? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं डिजिटल सम से करूंगा। नीचे मेरा एक डीएस बन रहा है, मेरा कोई आपत्ति मुझे नहीं है। आप काटना चाहो तो ये खत्म हो सकता है। खत्म हो गया ना, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब देख लो 5 5 10 3 13 का मतलब डीएस क्या बना? 4। यहां डीएस 5 4 9 खत्म, 1 बराबर मेरा डीएस आ रहा है 4। आंसर का डीएस भी क्या होगा? 4। में चेक कर लेता हूं, 5 4 9 7 5 12 और 1 13, इसका 4 डीएस है, यही मेरा आंसर है। अगले का चेक करता हूं, 7 9 5 4 9 बता 5 डीएस, जो कि मेरा आंसर नहीं है। अगले का चेक करता हूं, देखो 6 और 5 11 और 7 18 का 9 डीएस और 7 और 1 8, इसका डीएस बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो कितनी आसानी से हमने डीएस से सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब अपना अगले सवाल देखते हैं। पहले उससे पहले हम अपनी सारणी को समझेंगे। क्या कहती है? 1 महीने के दौरान विभिन्न होटलों द्वारा प्रयुक्त खाद्य मदों की मात्रा। मतलब ये होटल दे रखे हैं हमें, ABCDEF, ये होटल्स हैं। इन्होंने क्या क्या है? खाद्य की सामग्री किस अनुपात में, कितने किलो या कितने लीटर खपत की? तेल 480 लीटर, सब्जियां 434 ग्राम या किलोग्राम, इस सब चीज़ों में दे रखी हैं चीज़ें। अब हमने समझ लिया कि इसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। सवाल देखते हैं पहला। होटल डी द्वारा चाय पर खर्च। होटल डी द्वारा चाय पर खर्च। देखो चाय पर होटल डी ने कितना खर्च किया सर? हमारे होटल डी ने चाय पर 94 हमारा खर्च किया है किलोग्राम। अच्छा, अगला, होटल बी द्वारा चाय पर खर्च मद से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? होटल बी द्वारा चाय पर खर्च कितना किया है? होटल बी ने चाय पे 100, बी ने चाय पर 100 खर्च किया है। इससे कंपैरिजन में इससे करना है, इससे कितना कम या कितना ज्यादा है? तो आपने खुद साफ साफ देख लिया कि 6% कम है। भाई 6% कम है किससे? 100 से, और गुणा 100 करते हैं, क्योंकि 100 का कितना भी प्रतिशत निकालोगे वही संख्या आ जाती है। तो इसका 6 ही क्या आ गया? 6% कम है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये इजी सा सवाल था, समझ में आ गया होगा आपको। ये आपको डिजिट्स देख के लग रहा होगा कितनी कितनी टफ सी हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत आसानी से हम सवालों के आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, होटल डी द्वारा, अगला सवाल है, होटल डी द्वारा चीनी और कॉफ़ी। होटल डी द्वारा चीनी और कॉफ़ी, ठीक है, की मात्रा का होटल एफ द्वारा प्रयुक्त चीनी और कॉफ़ी की मात्रा से अनुपात बताओ। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 9 11 13 9 11 9 13 17, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चीनी और कॉफ़ी, डी की हमें डी में जाना है और चीनी में जाना है और कॉफ़ी में। डी चीनी में ये गए हम और कॉफ़ी ये है, तो डी ने हमारी इतना और इतना हमारी ये दोनों चीज़ें मिलाकर खर्च की होंगी। अब हम एफ में जाते हैं। एफ की चीनी है ये और एफ की कॉफ़ी है ये, मतलब 533 और 83, इसका मुझे अनुपात बताना है। ठीक है, मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा। 504 ये आ गया, इसका मुझे अनुपात बताना है। मैं तो यहीं पे सवाल को खत्म कर दूंगा। पूछो कैसे? कैसे? आपने देखा 5 और 4 9, डिजिटल सम 9। ऑप्शन में देख लो इधर वाले अनुपात में किसका डिजिटल सम 9 है। यही एक ऑप्शन दिख रहा है मेरा, यही क्या होगा? आंसर। कितना इजी सा सवाल था। मैं सवालों को आगे भी नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन यदि आपको 2 ऑप्शन सेम मिल जाते जिसके डिजिटल सम 9 मिल जाते तो हम पूरा सवाल करते। 3 और 3 6, 8 3 11, ये आ गया 616। अब मुझे क्या देखना है? 616 देखना है। 6 और 6 12, 12 में से 1 गया 11, ये संख्या 11 से हमारी कट रही है, क्योंकि इसका हम जब ए बी सी करके निकाल रहे हैं तो ए और सी का जो हमारा और बी का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? 0, या फिर 11 में से एक संख्या आ रही है, ये संख्या 11 से कट रही है। तो मैं देख लेता कि भाई दूसरी वाली इधर वाली तरफ कौन सी संख्या है जो 11 से कट रही है, वो ये था। सिंपली मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, वैसे तो मुझे एक ही ऑप्शन मिला, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप इसको काट के देख लेना। सबसे पहले मैं 4 से काटूंगा, फिर डॉट 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 करते चले जाना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखेंगे। मेरे 9 और 11 बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। 9 11 7 13, मतलब जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 तो भाज्य है, लेकिन 9 की एक खास क्वालिटी है, वही जो अपने से गुणा करके डीएस सबका 9 ही बना लेता है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं अभाज्य संख्या हमारे बहुत काम आती हैं अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है? ए द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा, होटल ए द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा
अन्य सभी होटलों द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके 12%, 19%, 15% और 23%। ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। आपको बताना है कि ए में जितने चावल प्रयुक्त होते हैं, जो टोटल सभी होटलों में जितने चावल प्रयुक्त होते हैं, सभी में जितने चावल प्रयुक्त होते हैं वो कितना प्रतिशत है, ये मुझे सवाल का आंसर ये बताना है। ठीक होगी बात? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है चावल ए में कितने, ए होटल में हमारे 800 चावल प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये आ गया 800। बाकी सभी में चावल कितने, सभी होटलों में कितने चावल प्रयुक्त हो रहे हैं, हमको एडिशन चाहिए इसका। मैंने क्या किया, मैंने देखो इधर देखो आप 1098 और 800 कितना हो गया सर, 1898। ठीक होगी बात? अच्छा, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट। इधर आ जाता हूँ मैं, इधर देखता हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखो पहले तो ये देखो 9 और 7 1700 हो गए, इनको भूल जाओ अभी। 9 और 7 1700 और 7 और 6 1300, 1300 और 1700 कितने हो गए, 3000। ठीक होगी बात? अच्छा, अब मैं लेता हूँ 90 और 60 कितना हो गया होगा मेरा, 150। अच्छा, बचा क्या, 64 और ये, अगर मैं 64 के 2 हिस्से दे देता हूँ तो 100 हो जाएगा और 100 के बाद बचेगा 162। बस इसका मैंने एडिशन कर लिया। 10 का ये 8 2 10 का 0 हासिल बचा 1, 10 6 21 हासिल आपका बचेगा 2, 8 9 10 11 12 का 2 हासिल बचा 1, आ गया 5210। अब इसका देखो, अब क्या है, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी आया, थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन कोई इशू नहीं था इसमें। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे जो बाकी के 4 सवाल थे वो बन भी तो बहुत सेकंड्स में रहे थे, जो उनका समय है वो बचा के हमने इसे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हमारा पेपर बैलेंस होता है। ठीक होगी बात? तो इसको निकालने के लिए अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने देखा ऑप्शन काफी दूर दूर है, 2-3% का गैप है, तो मैं इस 210 को ना हटा के ना 00 लगा दूंगा यहाँ पे, 000 सॉरी, इनको हटा के मैंने देखा तो अब मेरा सवाल बन गया 80/5। 5 से इसको मैंने भाग किया तो 16% के आसपास लगभग मेरा आंसर आ रहा है, और लगभग ही मुझसे पूछा गया है। मैंने ऑप्शन में चेक किया कि 16 के पास मेरा कौन सा ऑप्शन है, तो वो मुझे एक ऑप्शन 15 दिख रहा था, जो मेरा आंसर भी है एग्जैक्ट। ठीक होगी बात? तो हम अगला सवाल लेते हैं। ये हमें अप्रोक्सीमेशन से करना था, हमने कर लिया। हम चीज़ों को जितना सरल हो सकेगा उतना सरल करने की कोशिश करेंगे ऑप्शंस के सहारे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, महीने के दौरान सभी होटल द्वारा मिलाकर प्रयुक्त गेहूं का औसत बताना है, और ओवरऑल अनुपात बताना है उसका सभी होटलों द्वारा प्रयुक्त सब्जियों से इसका गेहूं का मुझे अनुपात बताना है, औसत का। इनके औसत का मैंने आपको बताया कि योग बटे संख्या होता है, इसी का अनुपात जब मैं योग बटे संख्या से करूंगा तो देखो मुझे पता है संख्या तो सारी बराबर ही होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 होटल है मेरे, 6 होटल दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या बताना है, योगों का अनुपात बताना है गेहूं का और सब्जियों का, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे ऑप्शन से खेलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास डिजिट्स बहुत बड़ी बड़ी दे रखी हैं। मैं लिख देता हूं ऑप्शन आपके, 23:16, और एक अनुपात है 167:328, एक अनुपात है आपका 326:165। ठीक है, ये मेरे पास अनुपात है। अब मैंने क्या देखा, सबसे पहले मेरी ऑप्शन पर निगाह जाती है कि जब मैं इधर देख रहा हूं ना, तो हर ऑप्शन में अलग अलग अनुपात मुझे दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, मैं गेहूं को जोड़ लेता हूं एक ही चीज, और फिर उसको काट काट के देखूंगा कि कहां तक मेरी कोई सा ऑप्शन मैच करता है या नहीं। अच्छा, मैंने देखा कहां है मेरे गेहूं, ये है, मैंने इनको योग करना है। तो मैंने क्या किया, देखो 8 7 कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, 8 7 1500, दो करके लो। 7 और 9 कितना हो गया सर आपका, 1600। इस तरीके से लेता हूं मैं, और 8 और 9 कितना हो गया हमारा, देखो चलो फिर भी मैं आपको वैसे ही बताता हूं, 8 और 9 हो गया मेरा 1700। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो देखो इस 17 का अगर मैं एक इसको दे दूंगा तो तीनों 16 बन जाएंगे, और 16 तक क्या हो गया, 4800। अच्छा, इसका 56 और इसका 82 जोड़ लो, 56 और 82 यहाँ पे ओवरऑल ले लो पूरा, और इधर 85 और 7 ले लो, 85 7 92 हो जाएगा, मैंने यहीं पे जोड़ दिया। 88 का 98 का इसका 2 दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 186। अच्छा, इसको जोड़ लेता हूँ, 6 6 12 और 4 16 हासिल 1, 10 और 8 8 16 26 और 5 31 हासिल 3, 8 और 1 9 और 3 कितना हो गया, 12, 1 ये आ गया 5216। तो मेरे पास यहाँ पे 5216 आया, और यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे क्या है कि जब मैं इसका अनुपात निकालूंगा दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कटेगा। मैं इसको ना काट के देख लेता हूं कि कहां मुझे कोई ऑप्शन इनमें से कोई सा मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे अलग अलग दे रखे हैं, मुझे इसका फायदा उठाना है। मैंने इसको काट के देखा कि यार किस चीज़ से काटूं, मैंने 4 से काटा, 1300 4 बार कट गया। अच्छा, एक बार और 4 से कट सकता है, मैं देख लेता हूँ। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 326 है, एक ऑप्शन दिख गया मुझे, यही मेरा आंसर है। ठीक है, मैं दूसरी बार ये करने से बच गया इस चीज़ में, नहीं तो मुझे इसकी भी सब्जियों की भी सारी वो जोड़ना पड़ता, फिर इसका अनुपात निकालना पड़ता। ऐसे मैंने किया, मुझे ऑप्शन मिल गया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति आपको होगी नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो इसके आगे भी काट के देख लो आप, 113 बार कटेगा, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, यही ऑप्शन 326 दे रखा था, यही मेरा आंसर है।
ठीक है, तो अब मुझे लगता है सवाल आ गया होगा समझ में, हमें इसी तरीके से करना है। अगला सवाल और देखते हैं हम क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है होटल ई द्वारा प्रयुक्त चीनी की मात्रा, होटल ई हमारा ये है और चीनी की मात्रा वो प्रयोग करता है 476। होटल ई द्वारा प्रयुक्त चीनी की मद, होटल ई द्वारा प्रयुक्त चीनी की मद, अच्छा ठीक है, अच्छा सॉरी, ई द्वारा प्रयुक्त ये है 449, ठीक है। अच्छा, और पूछा है कि होटल ए द्वारा प्रयुक्त कॉफी की मद में कितना अंतर है। होटल ए द्वारा प्रयुक्त कॉफी की मद में कितना अंतर है भाई, 449 में से 68 घटा दूंगा, ओवरऑल मेरा आंसर 381, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। मुझे लगता है इसमें भी कोई आपत्ति आपको हुई नहीं होगी। आज के सवाल बहुत अच्छे लेवल के थे। अगर हमारे पास 3 सवाल इजी आते हैं तो एक आधा सवाल आपका टफ भी आ सकता है, मतलब जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, आप बहुत अच्छे से सवाल को कर लेंगे। और आगे क्या होगा, हम कल की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम प्रीवियस ईयर सवाल लेंगे, ठीक है, तो आप देखना कि आप कितनी आसानी से उन सवालों को बना लेंगे। बाकी कोई भी वीडियो में कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसमें सुधार करूंगा। कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप आ सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें आप, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे जो भी हम कराते हैं। बाकी डिजिटल सम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देख कर आएँ आप। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।